मैं लेके आ गया हूँ वन शॉट सीरीज और ये वन शॉट सीरीज ऐसी सीरीज होने वाली है जिसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री को एकदम डिटेल में जीरो से लेके और एकदम टॉप लेवल तक यहाँ पर कंप्लीट केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम से पहले करवाने वाला और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। दोस्तों ये डिटेल वन शॉट के अंदर मैं कंप्लीट एक चैप्टर तो करवाऊंगा, साथ साथ में वो चीजें भी आपको बताऊंगा इस साल आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी यहाँ पर अपन को करनी है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वन शॉट नहीं है, पूरा डिटेल लेक्चर होगा, 1 से 1.5 घंटे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पॉइंट यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपके सिलेबस में मैं यहाँ कवर नहीं करवाऊंगा। तो आपको पता है सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वो आपके यहाँ पर कंडक्टर होते हैं, जैसे मेटल हो गया, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। और इलेक्ट्रोड यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। ये एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अंदर और प्यारे बच्चों बाहर भेजने में। तो ये यहाँ पर आपका सीधा और सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर जिंक और कॉपर का रोड लिया है तो ये डैनियल सेल कहलाता है और कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो गई Cu+2 और Zn+2 की तो इसी को अपन गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूंगा एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्विलिब्रियम पर याद रखना सभी बच्चे, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जी आपका 0 हो जाता है। डेल्टा जी जो है प्यारे बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ अगर ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा G0 + 2.303 RT log में QC की जगह आपका KC आ जाएगा। और कंडक्टेंस को प्यारे बच्चों C से जनरली दिखाया जाता है, कई बुक में इसको G से दिखाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब इसकी जो यूनिट है मेरे दोस्त वो ओम इनवर्स होती है। एक वैल्यू पूछ जाती है आपसे Ka जो आपका होता है C∝² का अल्फा। ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड के लिए, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, कई बार डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तब सीधी सिंपल बात करूं मैं, जो एक ही बार यूज कर सकते हो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। जैसे आपका यहाँ पर जो आपकी बॉस होती है, ठीक है ना, तो इसके जो सेल होते हैं एक बार डिस हो जाते हैं, चार्ज नहीं कर सकते। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो सकता है, कोरिजन से बजाया जा सकता है चीजों को, आप घर वालों को बता भी सकते हो। खत्म टाटा भाई, इतना ही यहाँ पर चैप्टर था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने वाला है और मैं आपको बता देता हूं ये वन शॉट नहीं है, पूरा डिटेल लेक्चर होगा। 1 से 1.5 घंटे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एक पॉइंट यहां पर जो आपके सिलेबस में है मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपके सिलेबस में और मैं यहां कवर नहीं करवाऊंगा। यहां तक कि बैटरी जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, सब कुछ यहां पर अपन करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत यहां पर हम कर देते हैं भाई साहब। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जहां पे इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुल मिला के प्यारे बच्चों अगर केमिकल एनर्जी आपका यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो एक ऐसा प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं मेरे दोस्त, इंटरचेंज देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। नेक्स्ट यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट आ जाते हैं जिसके बारे में यहां पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई कंडक्टर, तो आपको पता ही है सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वो आपके यहां पर कंडक्टर होते हैं, जैसे मेटल हो गया, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। कुल मिला के भाई साहब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो आपके कंडक्टर होते हैं। इसके यहां पर एग्जाम्पल भी आपने देख लिए हैं, लेकिन नॉन मेटल में अगर देखोगे तो कार्बन ग्रेफाइट भी आपका एक कंडक्टर का ही एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंसुलेटर सीधा और सिंपल है यार, जो फ्लो नहीं होने देंगे करंट का वो आपके इंसुलेटर कहलाएंगे। तो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नॉन एज इंसुलेटर, जैसे आपके रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इसलिए आपको पता होगा जब अपन कोई भी लाइट का काम करते हैं तो जनरली यहाँ पर अपन स्लीपर पहनते हैं, क्योंकि जनरली वो रबर और प्लास्टिक की होती है तो वहां पर आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं सेल के बारे में। तो पहला सेल आ जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। बस यही आपको यहां पर डिफाइन करना है। तो प्यारे बच्चों ऐसी डिवाइस है ये जो यहां पर क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल का। और आप ऐसे भी याद रख लेना सीधा और सिंपल, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को यहां पर किस में चेंज करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो ही आपका यहां पर प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। यहां पर 2 हाफ सेल और इलेक्ट्रोड यहां पर देखेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूं, ये एक मेटेरियल होता है, ठीक है ना, यहां पर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अंदर और प्यारे बच्चों बाहर भेजने में, किसके, सॉल्यूशन के। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर, जो एनोड होता है वहां पे आपका ऑक्सीडेशन आपका यहां पर होता है। यहां पर मैं ये पूरा जो प्रोसेस है इसको आपको डायग्राम से समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ठीक है ना। इट सेंड इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर सर्किट, मतलब ये जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। एनोड आपका नेगेटिव चार्ज से यहां पर अपन दिखाते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, तब आपको और आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कैथोड क्या है मेरे दोस्त,
तो यहां पर आपका रिडक्शन होता है और ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से आते हैं उनको, और पॉजिटिव चार्ज से इसको दिखाते हैं। ये सारी कहानी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। हाफ सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज नोन एज आपका इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। These are the material that conduct electricity to or from the cell due to movement of electron। तो यहां पर ये movement of, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन होता है सेल के अंदर, तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर अपन और कुछ बोल सकते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहां पर कोई भी हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है दोनों साइड, और रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद यहां पर क्या होते हैं, अपने आप रुक जाते हैं। ये भी आपको यहां पर प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही रिलेटेड एक सेल होता है जिसको बोलते हैं डैनियल सेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, अगर उसमें अपन जिंक और कॉपर मेटल की यहां पर रोड लेके चलेंगे तो उसी सेल को यहां पर डैनियल सेल बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में सवाल आए तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना मेरे दोस्त, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना उसी का भाई है। बट यहां पर कंडीशन अप्लाई है कि आपको जो रोड लेनी है वो जिंक और कॉपर की ही लेनी है और दूसरी नहीं लेनी है। अगर जिंक और कॉपर की लिए तो वो डैनियल सेल कहलाएगा। ये वही काम करता है जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कर रहा था, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, ठीक है ना, सीधा और सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो आपका 1.1 वोल्ट के आसपास यहां पर उस टाइम होता है। कंसंट्रेशन याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से सवाल आ सकता है। अगर कंसंट्रेशन Zn+2 और कॉपर+2 की यूनिटी मतलब 1 मोल डेसीमीटर, ठीक है ना, इनवर्स हो गया -3 में, तो यहां पर इसी डिवाइस को प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कभी आ जाए ना यार गैल्वेनिक सेल, ये क्या नया नाम आ गया। तो अगर कंसंट्रेशन जो आयन से है आपके Zn+2 और Cu+2 इनकी बन हो जाती है तो उस कंडीशन को यहां पर गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो ये देखो अभी मैं आपको मैंने बोला था ना डायग्राम से आपको एक एक चीज में समझाऊंगा, तो ध्यान से इसका पूरा कहानी को समझते हैं। अभी ध्यान से देखना मेरे दोस्त, एक ये पूरा आपका रोड है, ठीक है ना, जो आपका जिंक का है, और एक आपका ये पूरा रोड है, ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये, ठीक है ना, एनसीईआरटी से मैंने उठाया है ताकि आपको मैं आसानी से समझा पाऊं। ये कॉपर की यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, Zn जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है मेरे दोस्त, लॉस करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो देखो आउटर सर्किट से जा रहे हैं यहां पर, और ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको जो कॉपर भाई साहब है, जो कॉपर+2 में प्रेजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कॉपर में चेंज हो जाता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है मतलब ऑक्सीडेशन। और अभी अपन ने पढ़ा था जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जिसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज से यहां पर आप इसको दिखा रहे हो। यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है मतलब ये रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करेगा तो मेरे दोस्त ये आपका कैथोड कहलाएगा। और अभी अपन ने पढ़ा था कैथोड को पॉजिटिव साइन से दिखाते। तो थोड़ी देर पहले जो अपन ने यहां पर एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ा था, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहां पर इन दोनों को जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों एक सॉल्ट ब्रिज का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जनरली इलेक्ट्रोलाइट KCl जैसे यहां पर रखे जाते हैं। इसका काम है कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। ये दोनों को न्यूट्रल कर देता है, ये इसका काम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर प्यारे बच्चों इस तरीके से हो रहा है तो सीधी बात है यार करंट आपका जस्ट अपोजिट यहां पर फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपका सीधा और सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर जिंक और कॉपर का रोड लिया है तो ये डैनियल सेल कहलाता है, और कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो गई Cu+2 और Zn+2 की तो इसी को अपन गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। ये पूरी कहानी है जो बहुत आसानी से आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, और आप आसानी से जितने भी सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में मेरे दोस्त, तो आप सारे के सारे सवाल को बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से भी यहां पर आप देख सकते हो, जो कि अभी अपन ने देखा भी था, ठीक है ना, सीधा और सिंपल Zn से Zn+2। देखो ये सारी जो रिएक्शन है इसको मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, लिखना, ठीक है ना, किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन गया, कॉपर+2 ने मेरे दोस्त क्या किया, आपका यहां पर कॉपर बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यहां पर आपका कॉपर बना लिया। तो आप इस तरीके से लिखोगे भाई Zn आपका यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में, ठीक है।
आपका यहां पर कॉपर +2 जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लिया। तो इस तरीके से कभी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो आप समझ जाना Zn था, Zn +2 में गया, कॉपर +2 था वो कॉपर में आ गया। तो इस तरीके से यहां पर आपको रिएक्शन समझनी पड़ सकती है कि यार Zn +2 में जा रहा था और यहां पर कॉपर +2 था वो यहां पर कॉपर में गेन हो रहा था। तो इस तरीके से कभी आ जाए तो इसका मतलब इस तरीके से आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। ये सभी को यहां पर पता होना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट है जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कभी कभार 1 नंबर का सवाल आ जाता है, डिट्टो पूरा एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने ताकि मैं आपको और आसानी से समझा पाऊं। और सवाल जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर आपको भी पता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से कई बार आ जाते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब आपका जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कहां से प्यारे बच्चों, जिंक जो आपने देखा था रोड थी, जिंक से कॉपर रोड की तरफ यहां पर फ्लो करता है। तो करंट आपका यहां पर उल्टा मतलब कॉपर से जिंक की तरफ करेगा भाई, ये तो अभी अपन ने पढ़ा था यार। करंट का फ्लो जिधर हो रहा है उसका यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है करंट का अपोजिट होता है। जिंक डिजोल्व एट एनोड, बिल्कुल भाई साहब यहां पर, एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, बिल्कुल कॉपर आपका यहां पर क्या था भाई साहब, कैथोड पे डिपॉजिट था। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया एनोड और कैथोड का जो कि अपन ने देखा था कॉपर के बारे में और जिंक के बारे में। जिंक नेगेटिव था और आपका कॉपर पॉजिटिव था। सेकंड यहां पर ये कब कहानी है मेरे दोस्त, जब आपका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 से कम है। याद रखना ये जो पूरी कहानी है ना कि अपन ने देख रहे हैं कि जिंक नेगेटिव है और कॉपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है और करंट जो है उसके जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है। ये सारी कहानी जब है जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। अगर ये जो यहां पर वैल्यू है वो एग्जैक्ट इक्वल हो गया, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट के इक्वल हो गया तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ये बहुत गहरी लाइन है। अगर एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट हो गया, फिक्स 1.1 वोल्ट, कम नहीं है अगर, तो याद रखना ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का होगा और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये बहुत गहरी बात है। कभी सवाल आ जाए कि अगर ई सेल का जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से कम नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल है, तो प्यारे बच्चों दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का होगा और पूरा यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी। जबकि 1.1 से कम है तो ही ये सारा प्रोसेस होता है। और थर्ड कंडीशन, अगर ये ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यहां जो हो रहा था ना उसका उल्टा, यहां जिंक से कॉपर जा रहा था तो यहां पर आपका उल्टा हो जाएगा, कॉपर से जिंक जाने लग जाएगा और करंट का फ्लो भी यहां पर प्यारे बच्चों उल्टा हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा यहां पर और कॉपर आपका यहां पर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा जो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां जिंक नेगेटिव था तो यहां जिंक पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर कॉपर पॉजिटिव था तो यहां पर प्यारे बच्चों कॉपर नेगेटिव हो जाएगा, पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये भी आप बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से सवाल आ सकता था। नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका यू, ठीक है ना, शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है जो आपका यहां पर पेस्ट रखता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हो आप, KNO3 KCl, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, केमिकल जंक्शन होता है जो कनेक्ट करता है एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को। ये भी आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ये प्रिवेंट करता है प्यारे बच्चों रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम और बैलेंस चार्ज करने में, यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। ये कंप्लीट करता है सर्किट को, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट पास करने के लिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दोनों साइड ये मेंटेन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अवॉइड करता है डिफ्यूजन मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जो आपका अराइज होता है किसके दौरान, सॉल्यूशन के दौरान, यहां पर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। और अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा सेल के अंदर तो याद रखना प्यारे बच्चों, एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल विल बी ज्वाइंड ओनली फ्रॉम वन साइड, ओनली एक साइड से जुड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किल जो होगा, सर्किट होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। तो याद रखना यहां पर प्यारे बच्चों, सीधा और सिंपल अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, यहां पर सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी करता है। अगर ये नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही एंड से आपका यहां पर ज्वाइन हो पाएगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज आपका इस प्रोसेस के अंदर। तो यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा
कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी क्या थी, थोड़ा ये भी समझा दो। तो मेरे दोस्त एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट, ठीक है ना, करता है एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इंटरफेस पे, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है यहां पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो ये याद रखना, यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये यहां पर 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यहां पर ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सवाल आ सकता है यहां से भी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखेंगे अगर अपन प्यारे बच्चों, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसको ई, ठीक है ना, रिडक्शन से दिखाते हैं, तो यहां पर ये टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस बताता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज बताता है। तो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा और बताऊं, दोनों को ध्यान से देखना आप। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इट रिप्रेजेंट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूंगा, इट रिप्रेजेंट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्यारे बच्चों याद रखना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है O डॉट P, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से सवाल बनता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के तो इनवर्सली होता है और रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब R डॉट P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका उल्टा सोचना है, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली होगा ये प्यारे बच्चों किसके, रिड्यूसिंग पावर के, ये इनवर्सली होगा। रिड्यूसिंग पावर के प्यारे बच्चों ये इनवर्सली होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कभी आ जाए सवाल कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर रिड्यूसिंग पावर पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो कभी सवाल आ गया A, B, C और D, ये 4 आपके यहाँ पर सेल हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल मान लो एक का 2.71 है, एक का 1.51 है और दूसरे का माइनस में ले लो 0.71 है और इसका माइनस में 2.71 है। ये आपको वैल्यू दे दिया है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया है। और क्वेश्चन ने पूछा है मान लो यहां से आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर बता दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर बता दो और रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर बता दो। ये आपका मान लो सवाल आ गया। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका ज्यादा होगा उसी का यहां पर ये पावर भी ज्यादा होगा। तो A, B और C और आपका D रिड्यूसिंग पावर है तो उल्टा कर देंगे, तो आपका A, B, C और आपका D। इस तरीके से आप आसान सवालों को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में डायरेक्ट सवाल आ जाता है मेरे दोस्त। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वो आपका गैल्वेनिक सेल कहलाता है। कई बार आ जाए गैल्वेनिक सेल क्या कहते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक में प्यारे बच्चों उल्टा, इलेक्ट्रिकल यहां पर केमिकल में कन्वर्ट होता है। अब गैल्वेनिक तो आपने अभी थोड़ी देर पढ़ा था भाई, गैल्वेनिक मैंने बताया था ना किसका भाई है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल का भाई है। जो काम इलेक्ट्रोकेमिकल में हो रहा था सारे वही गैल्वेनिक में होगा, बस कंसंट्रेशन का फर्क आया था, याद होगा आपको। तो आपने पढ़ा था एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव, या उल्टा हो जाएगा, बस एनोड पे पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड पे नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा करना है इलेक्ट्रोलाइटिक में। बस आयन डिस्चार्ज होते हैं ओनली कैथोड पर, जबकि यहां पर दोनों पे आपके, ठीक है ना, डिस्चार्ज होते हैं। कंसंट्रेशन एनोडिक हाफ सेल का इंक्रीज करता है, कैथोडिक हाफ सेल का डिक्रीज करता है। तो यहां भी याद रखना इलेक्ट्रोड आर इनर्ट होते हैं, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज करता है जब इलेक्ट्रिक करंट आपका सर्कुलेट होता है। यहां पर याद रखना आपने देखा था प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड फिटेड थे आपके अलग अलग कंपार्टमेंट में, जिंक अलग जगह था और कॉपर अलग जगह था, जबकि यहां पर सेम कंपार्टमेंट में जिंक आएगा और सेम में आपका कॉपर आएगा। एक ही कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रोड आते हैं, किसमें,
इलेक्ट्रोलाइटिक में, जबकि गैल्वेनिक में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस होता है किसका, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसको जनरली अपन यहां पर ई नॉट ऑफ राइट बुक की लैंग्वेज में माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट भी लिखते हैं। इसकी ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखना, जनरली जो वैल्यू आपको ज्यादा दे रखी होगी क्वेश्चन में वो आपका कैथोड होता है, और जो वैल्यू आपका कम दे रखा होगा वो आपका एनोड होता है। मान लो कोई आपका आ गया Sn+4 से Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कुछ आ गया कॉपर+1 से कॉपर+2 में आपका कन्वर्ट हो रहा है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू मान लो दे दिया 2.71, इसका दे दिया 0.51, और आपसे पूछा सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो सोचना ही नहीं है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ज्यादा माइनस कम, इसमें से इसको कम कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हो और सीधे आपके यहां पर आंसर आ जाया करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होती है गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये अवेलेबल एनर्जी होती है सब्सटेंस के अंदर जो यूज की जाती है इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रिएक्शन में। सब्सटेंस टेंड्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्सटेंस दैट हैव लेस गिव्स फ्री एनर्जी। जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी प्रेडिक्ट, जब आपका केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब अपने आप होता है, तब अपन यहां पर डेल्टा जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सभी बच्चों को यहां पर पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। तो डेल्टा जी से चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन में आपका यहां पर क्यू सी होता है। क्यू सी आपका रिएक्टेंट क्यूसेंट होता है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रिएक्सेंट क्यूसेंट होता है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी आपका यहां पर टेम्परेचर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन को लॉग में चेंज करेंगे तो याद रखना हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉग में चेंज हो जाएगा, क्यूसी आ जाएगा। अगर मैं बात करूंगा एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्विलिब्रियम पर याद रखना सभी बच्चे, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा जी आपका जीरो हो जाता है। डेल्टा जी जो है प्यारे बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग में क्यूसी की जगह आपका केसी आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे याद रखना क्यूसी जो होता है वो केसी में चेंज हो जाता है। तो यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, माइनस का 2.303 आर टी लॉग में आपका यहां पर केसी होता है, ये इक्विलिब्रियम पर वैल्यू होती है डेल्टा जी नॉट की, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको भी आपको याद रखना है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। इससे भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, एफ फेराडे है, ई नॉट सेल का वैल्यू आप क्वेश्चन से देख के निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना, तो कभी भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका नर्स्ट इक्वेशन आ जाता है, यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा चांस बनता है पूछे जाने का, तो इसको ध्यान से सुनना और समझना प्यारे बच्चों, ताकि आपको इंपॉर्टेंट सवाल जब भी आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे नर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो नर्स्ट इक्वेशन प्यारे बच्चों यहां पर क्या करता है, एश्योर करता है सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन एंड रिलेट करता है, ठीक है ना, सेल को पोटेंशियल को मेजर करने में टू द रिएक्टेंट क्वोशिएंट एंड द यहां पर परमिट करता है प्यारे बच्चों एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा मैं कोई भी एक रिएक्शन के लिए, यहां पर आप देख सकते हो। तो सभी बच्चे देखना भाई, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान से सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन में एन एफ एल एन में यहां पर क्यूसी, क्यूसी रिएक्टेंट क्वोशिएंट है, जो कि यहां पर रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन है इसका प्रोडक्ट का, याद रखना मेरे दोस्त, ये कंसंट्रेशन है आपका किसका मेरे दोस्त, रिएक्टेंट का। लेकिन ये याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन है,
इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनना, F फेराडे होता है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, सबको वैल्यू भी पता होगा इसका। जनरली अपन R का वैल्यू 8.314 या फिर कई बार अपन 1/12 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में लेते हैं, तो 0.08 के आसपास लेते हो, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। जबकि ये 25/3 के अप्रोक्स होता है। T आपका टेम्परेचर है जो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर लेते हैं, केल्विन में चेंज करोगे तो यहां पर 273 प्लस में आप 25 कर दोगे 298 के आसपास आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो जब प्यारे बच्चों यहां पर ये सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो एक रिलेशन आएगा, ध्यान से सुनना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन, और ln को log में चेंज कर देंगे क्योंकि 2.303 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये log में चेंज हो जाएगा। तो log और QC ये आपका यहां पर रिलेशन आ गया, जहां पे n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ये कब आएगा? जब R, T और F तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.059 अप्रोक्सीमेट, न्यूमेरिकल में कभी कभी 0.06 भी ले सकते हो। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे याद रखना मेरे दोस्त, ई सेल बराबर जो है वो 0 हो जाता है, और जो QC है वो आपका यहां पर KC में चेंज हो जाता है। QC यहां पर KC में चेंज हो जाता है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ई नॉट सेल की वो आपकी यहां पर आ जाएगी। ई नॉट सेल बराबर माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 0.059 अपॉन में n, log में QC की जगह अब आपका KC आ जाएगा। KC भी वही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये याद रखना इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। किसकी कंडीशन है? कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम की, जबकि वो इनिशियल होती है। तो ये फाइनल रिजल्ट आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में मैंने आपको प्यारे बच्चों लॉग के लिए वैल्यू दे दी है। कई बच्चे परेशान होते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो लॉग की वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी बाई चांस, तो सारी वैल्यू एक साथ दे दी है मैंने आपको। अगर लॉग में 1 है तो 0 है, log 2 है तो 0.3 है, log 3 है तो 0.4 है, 0.6 है, 5 है तो 0.69 है, 0.77 है, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो ये याद रख सकते हो। भूल भी जाओ तो मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूं। 1 हमेशा 0 होता है, 2 है तो थोड़ा सा इसे एक डिजिट ज्यादा मतलब 0.3, 3 है तो एक डिजिट ज्यादा मतलब 0.4, 4 है तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 0.6। इस तरीके से जनरली आप लॉग की वैल्यू भी याद रख सकते हो। फिर यहां पर कुछ, ठीक है ना, टर्म्स आते हैं अलग अलग जिनसे भी सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सुनोगे तो मजा आ जाएगा। रजिस्टेंस क्या है? रजिस्टेंस प्यारे बच्चों, तो ये आपका यहां पर क्या होता है? रजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अपोजिट ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, ठीक है ना, इट। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आर से इसको दिखाते हैं जो कि रो एल अपॉन में प्यारे बच्चों ए होता है। ओम जनरली इसकी यूनिट लेके चलते हैं। रो आपका रजिस्टिविटी है, एल आपका लेंथ है, और ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। नेक्स्ट आता है यहां पर रजिस्टिविटी। ये मेजर करता है प्यारे बच्चों रजिस्टिंग पावर को ऑफ ए स्पेसिफिक मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो रो जो होती है ना यहां पर, रो यही रजिस्टिविटी है, जिसकी वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। रो बराबर आर ए अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एल आ जाएगा। आर ए अपॉन में एल आ जाएगा। यूनिट निकाल सकते हो, आर को ओम बोलते हैं, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हो, लेंथ को सेंटीमीटर में ले सकते हो, तो यूनिट भी आ जाएगी आपकी ओम सेंटीमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहां पर प्यारे बच्चों कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को जनरली आप कई बुक में जी से दिखाते हैं और कई बुक में यहां पर सी से भी इसको दिखाया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अलग से सारी चीजें एक बार लिख के समझा देता हूं। रजिस्टेंस और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को प्यारे बच्चों सी से जनरली दिखाया जाता है, कई बुक में इसको जी से दिखाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये उल्टा होता है रजिस्टेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये रजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब इसकी जो यूनिट है मेरे दोस्त वो ओम इनवर्स होती है, ठीक है ना, ओम इनवर्स होती है, जिसको अपन जनरली कई बार सीमेंस एस से भी डिनोट करते हैं। ये कंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए आपको। एक कंडक्टेंस के साथ ही आपको कंडक्टिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहां पर
जो कि आपको यहां पर कप्पा से दिखाते हैं अपन, कप्पा से, जो आपका रजिस्टिविटी का उल्टा होता है 1/ρ। तो आपको पता है ρ बराबर RA/L आया था, तो ये L/RA आ जाएगा क्योंकि उसका उल्टा कर देंगे। L आपका मान लो सेंटीमीटर में है, R आपका ओम में है, A आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ओम इनवर्स को आपको सीमेंस बोलना है, तो S सेंटीमीटर इनवर्स आपका यहां पर यूनिट हो जाएगा। तो ये कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसको कप्पा भी बोला जाता है, जो कि उल्टा होता है रजिस्टिविटी का। एक सेल कांस्टेंट और होता है प्यारे बच्चों, जिसको G से डिनोट किया जाता है, जो कि लेंथ और एरिया का रेशियो होता है सेल कांस्टेंट। यहां से भी सवाल आ जाता है कई बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है प्यारे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस, एक आपका यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस, जब 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व होता है आपका BmL सॉल्यूशन के अंदर, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है, जिसको जनरली लैम्डा m से दिखाया जाता है, जो कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन में आपका C होता है। ये सभी बच्चों को फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C होता है। कप्पा आपको भी बताया था मैंने, C यहां पर जनरली मोलर कंसंट्रेशन होती है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब एक तरीके से मोलरिटी होती है, जिसकी यूनिट आपका मोल अपन वॉल्यूम लिख सकते हो। कप्पा की यूनिट आपको पता है वॉल्यूम का, यहां पर कंसंट्रेशन का मोल अपॉन में आपका वॉल्यूम लिख सकते हो। वॉल्यूम की यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो आप। तो यहां से आप डिराइव करके वो पूरी वैल्यू पुट करके ओवरऑल यहां पर क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी बता सकते हो, कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये याद रखना, जनरली S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आती है, बाकी की एक बार आप चेक कर लेना जो भी आए, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक सवाल आ गया सीधा सिंपल, कंडक्टिविटी बतानी है आपको, सारी वैल्यू पता है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, तो लैम्डा m बताना है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन में आपका C, मतलब प्यारे बच्चों 0.20। कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी आपको कितनी, 0.0248। अब तो प्यारे बच्चों बस सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है, सारी वैल्यू पता है। तो इस तरीके का आसान सा न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C होता था। तो जब इसकी वैल्यू अपन को यहां पर मैक्सिमम करनी होती है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इसको लैम्डा नॉट m से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब NaCl ले लिया आपने, तो इसको अलग अलग, इसके अलग अलग कैटायन प्लस इसका अलग अलग एनायन, मतलब अगर NaCl इलेक्ट्रोलाइट था तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस का इंडिविजुअल कैटायन और एनायन के टर्म्स में लिखना ही आपका कोलरॉस लॉ कहलाता है। तो कई बार सवाल आ जाए कि कोलरॉस लॉ क्या है, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हो आप। जैसे मान लो लैम्डा नॉट m MgCl2 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लैम्डा नॉट m Mg प्लस 2, अब आपका 2 आयन है तो प्लस 2 बाहर ले आओ, लैम्डा नॉट m और Cl माइनस। तो अलग अलग इंडिविजुअली कैटायन और एनायन के टर्म्स में लिखना ही आपका कोलरॉस लॉ कहलाता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मैंने बता दिया है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, जो भी मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस का a अंडर रूट में c। ये रिलेशन भी पता होना चाहिए सभी बच्चों को, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। यहां से आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है कई बार प्यारे बच्चों। तो याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हुआ प्यारे बच्चों, तो यहां पर जैसे HCl, तो ऐसा ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट। और अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, लैम्डा m बराबर अंडर रूट c, तो अगर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो प्यारे बच्चों यहां पर इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ग्राफ बनता है। तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा बनेगा। और एक अल्फा होता है जो कि आपका लैम्डा m और लैम्डा नॉट m का रेशियो होता है। अल्फा यहां पर मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है। डिग्री ऑफ, ठीक है ना, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के नाम से जाना जाता है ये जनरली, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक वैल्यू पूछी जाती है आपसे Ka, जो आपका होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का अल्फा।
ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड के लिए, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, कई बार डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो Ka से यहां पर निकालोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप दोनों का रेशियो से निकाल सकते हो। C आपका कंसंट्रेशन है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू भी बहुत आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और आने वाले समय में आप उनका आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, इसके एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कोलरोस लॉ के ऊपर है, जिसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी उसको तोड़ दो, H प्लस और AC माइनस। HAC था, HAC मतलब H प्लस और AC माइनस। अब क्या करना है, H प्लस कहां है ढूंढो। H प्लस आपका सेकंड नंबर पर है तो 425 ले आओ। AC माइनस कहां है ढूंढो, AC माइनस थर्ड नंबर पर आएगा NaAC का, तो इसकी वैल्यू कहां है 91, इसको ले आओ, दोनों को ले आओ और जो बचा है तीसरा उसको घटा दो। कितना बचा है 126.4, तो सीधा वैल्यू आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट m HAC का। एसिड का आपको कोई नहीं बताएगा, सीधा, मतलब कंफ्यूजन होगा ही नहीं। दो को जोड़ो तीसरे को घटाओ, किन को जोड़ना है, चुपचाप जो पूछा है उसको तोड़ दो, H प्लस को ढूंढ के ले आओ, AC माइनस की वैल्यू ढूंढ के ले आओ, जो बचा है तीसरा उसको घटा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको यहां पर सोचना नहीं पड़ेगा। अब आपके यहां पर कुछ प्यारे बच्चों फैराडे के लॉ हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको चर्चा कर लेता हूं, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। फैराडे के लॉ से भी सवाल आ जाते हैं कई बार। फैराडे का लॉ, ठीक है ना, पहले फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों ये बोलता है, मान लो कोई एक इलेक्ट्रोड है जिसका यहां पर, जिसमें चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो Q हो रहा है और जिसके ऊपर मास डिपॉजिट हो रहा है वो M हो रहा है। तो ये बोलता है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। तो प्यारे बच्चों M बराबर एक कांस्टेंट Z आ जाएगा, Q का वैल्यू I इंटू प्यारे बच्चों यहां पर T होता है। T यहां पर जनरली टाइम होता है जिसको अपन सेकंड में यूज करेंगे। I आपका करंट होता है जो कि एम्पियर में होता है और Z की वैल्यू है E अपॉन में 96,500 कूलाम होता है। तो M का जो वैल्यू है अब आपका E अपॉन 96,500 कूलाम इंटू में I इंटू में आपका T आ जाएगा, जो मास डिपॉजिट का है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। E आपका यहां पर इक्विवेलेंट वेट होता है जो कि आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर से डिनोट करते हैं इसको, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में आपको ये सारी चीजें अगर पता है तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आपका फैराडे का सेकंड लॉ आ जाता है भाई साहब। फैराडे का सेकंड लॉ आ जाता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है वो भी आप देख लो भाई साहब। तो फैराडे का सेकंड लॉ मेरे दोस्त बोलता है, मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, एक तीसरा इलेक्ट्रोड है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये सीरीज में है तो सेम चार्ज सेम करंट यहां पर पास हो रहा होगा। मान लो इस पे Ma मास डिपॉजिट हुआ है, इस पे Mb हुआ है, इस पे Mc हुआ है। तो इन पे जो मास डिपॉजिट होते हैं सीरीज के अंदर सेम करंट सेम चार्ज पास करने पर, तो मेरे दोस्त याद रखना इनका मास पे जो डिपॉजिट रेशियो है वो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है, मतलब EA रेशियो EB रेशियो EC। ये ही यहां पर फैराडे का सेकंड लॉ बताता है कि जो इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो यहां पर रेशियो के बराबर होगा उनका इक्विवेलेंट मास के। तो बस ये आपको पता है तो फैराडे का सेकंड लॉ का भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है थ्योरेटिकल, जहां से भी बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। बैटरी के बारे में सवाल पूछा जाता है सभी बच्चों से। तो देखो भाई बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी यहां पर जब रिएक्शन, ठीक है ना, यहां पर क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ओनली वंस एंड आफ्टर यूज बैटरी आपका डेड हो जाती है। मतलब सीधी सिंपल बात करूं मैं, जो एक ही बार यूज कर सकते हो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। जैसे आपका यहां पर जो आपकी वॉच होती है, ठीक है ना, तो इसके जो सेल होते हैं एक बार डिस हो जाते हैं, चार्ज नहीं कर सकते। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो सकता है। सेकेंडरी बैटरी मतलब एक ऐसी बैटरी जिसको अपन वापस यहां पर यूज कर सकते हैं चार्ज करके, जैसे आपका मोबाइल फोन जो आप यूज करते हो उसकी बैटरी, ठीक है ना, तो वो आपका यहां पर सेकेंडरी बैटरी के अंदर आती है। तो प्राइमरी मतलब एक बार यूज किया वापस नहीं कर सकते, सेकेंडरी एक बार यूज किया और वापस भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ड्राई सेल, ठीक है ना, जिसको एक नए नाम से भी जाना जाता है, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है, जिसको अपन यहां पर कॉमनली यूज करते हैं, याद रखना सभी बच्चे, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर और क्लॉक के अंदर यूज किया जाता है, यहां पर लेलेंज या फिर इसको ड्राई सेल बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी होता है, गैल्वेनिक सेल के लिए इसको देखा जाता है।
एनोड पे जिंक कंटेनर लेते हैं, जबकि कैथोड पे आपका ग्रेफाइट रोड यहां पर लेते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहां पर आपका NH4Cl और ZnCl2 लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहां पर ये नजर आता है। तो देखो, जब भी यहां से सवाल पूछा जाएगा मेरे दोस्त, 4 लाइन याद रखनी है, मैं पहले ही बता देता हूं, और ये याद करने की चीजें हैं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या लेना होता है, कैथोड पे क्या लेना होता है, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, रिएक्शन क्या होगी। ये चीज को 4 लाइन पता है, उसका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसको कहां यूज किया, एनोड पे क्या लिया, कैथोड पे क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, और इसका काम क्या है, इतना पता है, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। एनोड पे रिएक्शन होती है, Zn+2 में जाता है। कैथोड पे आपका ये रिएक्शन होता है, दोनों को जोड़ के ये आपका नेट रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन आपसे बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाएगा, बस ये पता है कि एनोड और कैथोड पे क्या ले रहे हैं, तो सवाल आपका 100% सही हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका मरकरी सेल आ जाता है, जो कि सूटेबल होता है लो करंट डिवाइस, जैसे आपके हियरिंग एड्स हो गया, वॉच हो गई, तो याद रखना यहां पर हियरिंग एड्स और वॉच के अंदर मरकरी सेल यूज किया जाता है, क्योंकि लो करंट डिवाइस होती है। एनोड पे पूछा जा सकता है क्या यूज करेंगे, तो जिंक अमलगम यूज करेंगे। कैथोड पे क्या यूज करेंगे, तो पेस्ट यूज करेंगे, HgO और कार्बन का। इलेक्ट्रोलाइट यहां पर KOH और ZnO यूज करते हैं, वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। ये एनोड, कैथोड और नेक्स्ट रिएक्शन है, जो पता होना चाहिए। इस तरीके से ये नजर आता है, एनोड, कैथोड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये सेपरेटर होता है, ये आपका यहां पर गास्केट होता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल, यहां पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होना चाहिए। सेल जो पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट के आसपास यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। इंपॉर्टेंट है, पिछले साल सवाल आ रखे हैं, कई बार एग्जाम में, बोर्ड में भी आ रखा है, कंपटीशन में भी आ रखा है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसको कॉमनली यहां पर ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर, जो घर में अपन इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं ना, उनमें पूछा जाए कभी कौन सा यहां पर यूज किया जाता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी यूज की जाती है। एनोड स्पॉन्जी लेड यूज करते हैं, कैथोड पे ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा जाए, मान लो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, तो 38% आपका यहां पर सल्फ्यूरिक, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन लिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एनोड पे रिएक्शन ऐसा दिखता है, कैथोड पे ऐसा दिखता है, और ये नेट रिएक्शन होता है, सभी बच्चों को ये भी पता होना चाहिए। तो कई बार सवाल आ सकता है, मैंने अभी बताया था, रिएक्शन पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है, 1-2% चांस है कि रिएक्शन पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाता है एनोड पे क्या यूज करेंगे, कैथोड पे क्या करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, और इसका एग्जांपल आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका निकल कैडमियम सेल आ जाता है, तो यहां पर एनोड पे कैडमियम यूज करते हैं, कैथोड पे आपका मेटल ग्रिड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपका KOH होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पॉजिटिव सेपरेटर और नेगेटिव प्लेट्स कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये आपका एनोडिक रिएक्शन है, ये कैथोडिक रिएक्शन है, और ये आपका प्यारे बच्चों नेट रिएक्शन है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में यही लाइन पूछी गई थी। निकल कैडमियम सेल जो होता है वो लॉन्गर लाइफ होता है लेड स्टोरेज बैटरी से। तो कई बार आ जाए कौन लॉन्गर लाइफ तक चल सकता है, तो निकल कैडमियम सेल आपका लॉन्गर लाइफ तक चल सकता है। नेक्स्ट आपका फ्यूल सेल आ जाता है, गैल्वेनिक सेल विच यूज एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल, ये सारे के सारे अपन देख सकते हैं। सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल का डेफिनेशन है, पता होना चाहिए भाई। फ्यूल सेल जो जनरली अपन वाहन वगैरह में यूज करते हैं, व्हीकल वगैरह में। फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री होता है और आपका हाई एफिशिएंसी रखता है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी विद एफिशिएंसी अबाउट 70% एफिशिएंसी के साथ में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को, जबकि जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जनरली उनकी एफिशिएंसी लगभग 40% होती है, जबकि फ्यूल सेल से आपकी एफिशिएंसी 70% तक निकलती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल है, इलेक्ट्रोड यहां पर प्यारे बच्चों मेड ऑफ पोरस ग्रेफाइट, ठीक है ना, विद कैटलिस्ट। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट KOH NaOH यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको यहां पर कंटिन्यूस, ठीक है ना, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लगातार आपको यहां पर क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, फीड करना पड़ता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और आपका नेट रिएक्शन इस तरीके से नजर आती है। क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट कोरोजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्यारे बच्चों सीधा और सिंपल है यार, ये तो जंग लगना, ठीक है ना। जब कोई भी आपका यहाँ पर रोड है मेटल की, वो आपका एयर के कांटेक्ट में आ जाती है मॉइस्चर के साथ में, तो उस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है। तो ये स्लो फॉर्मेशन होता है अनडिजायरेबल कंपाउंड, जैसे आपके ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट एट द सरफेस ऑफ मेटल
ठीक है ना, जब ये आपका मॉइस्चर्स और आपके यहाँ पर कुछ एटमॉस्फेरिक गैस के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसको यहाँ पर कोरोजन बोलते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन होते हैं, आप देख सकते हो। क्या? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना, जैसे आपके कुछ गैस हो गए, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है ना, स्ट्रेन, ठीक है ना, मेटल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग and inferior metal with a superior metal by electrolysis is known as electroplating। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की 1 नंबर की पूछी जा सकती है। ठीक है, आपका रस्टिंग ऑफ आयरन को अपन बचा सकते हैं, कुछ मेथड है जिनसे इनको बचाया भी जा सकता है, याद रखना। बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं थ्रू कोटिंग ऑफ पेंट, जो अपन घर में पेंट वगैरह करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं ताकि कोरोजन से बचाया जा सके। थ्रू गैल्वेनाइजेशन, अपन गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी बचाया जा सकता है। और कोटिंग सरफेस विद टिन मेटल बाय द यूज ऑफ एंटी इंटरेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसको बिस्फिनॉल बोला जाता है। बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा भी यहां पर अपन बचा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 मेथड है जिनके द्वारा यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचाया जा सकता है चीजों को। आप घर वालों को बता भी सकते हो। खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही यहां पर चैप्टर था। लगभग 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों, और उससे पहले अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये लेक्चर नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर का आपका निचोड़ है। ठीक है ना, सोचो आप 1 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि इतनी बड़ी यूनिट थी उसको हमने खत्म कर लिया है। और ये, ठीक है ना, जितना मैंने अभी बताया है इतना अगर आपको प्यारे बच्चों यहां पर आ गया समझ में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे आप सही करके आएंगे, उनको बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि सारे सवाल यहां पर यहीं से आना तय है, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है। चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम IIT JEE हो, नीट हो, CUET हो, या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो, ज्यादातर मैक्सिमम 90% जो सवाल है वो यहीं से, इसी बंसॉट से आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। आप आसानी से थोड़ा भी यहां पर सोच समझ के लिखेंगे तो आसानी से आप पूरे नंबर ला सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना सभी बच्चे। इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन ही है। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो यार, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ पाए और यहां पर ये सारी चीजों का वो भी फायदा उठा पाए। आपके एग्जाम से पहले मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट जो आपके जितने भी चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से बंसॉट पूरी केमिस्ट्री के मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूं। कई सारे शॉर्ट ट्रिक भी डालने वाला हूं, कई सारे यहां पर जो केमिस्ट्री के फॉर्मूला है एक साथ एक ही क्लास में सारे फॉर्मूला, एक ही क्लास में सारी नेम रिएक्शन, एक ही क्लास में सारे टेस्ट, अलग अलग इस तरीके से कुछ सीरीज भी लेके आने वाला हूं बोर्ड के एग्जाम से पहले, ताकि वो सारी चीजें भी आपको मिल पाएगी। तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मीटर खींच के रखना यार। जुड़े रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट क्लास में।